हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड फ्रॉम साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन क्लास सेकंड। ठीक है, तो इस सैम्पल पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग ओलंपियाड की सच में तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो नो मैटर्स आप किस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास से कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। प्राइस है केवल 1000 रुपीज़। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने लेटेस्ट सैम्पल पेपर की तरफ। क्लास सेकंड के लिए सैम्पल पेपर होने वाला है। तो सैम्पल पेपर को शुरू करने से पहले आपको आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, समय, सिलेबस, मार्किंग स्कीम वगैरह बता देता हूं। तो आपका जो पेपर है इसमें 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। अनटिल अनलेस आप क्लास फिफ्थ जब तक नहीं पहुँचते, यानी किसी भी ओलंपियाड में, स्पेशली इस ओलंपियाड में जब तक आप क्लास फिफ्थ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आपसे 35 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जो कि आप क्लास सेकंड में है, इसलिए आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम आपके पास रहेगा 1 घंटे का। पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बात करूं तो आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला है आपका वर्ड स्ट्रक्चर एंड नॉलेज, यानी आपको बेसिकली वर्ड्स के बारे में पूछा जाएगा और थोड़ी सी इंग्लिश की वोकैब लैंग्वेज, इंग्लिश की रियल लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, रियल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक्चुअल पेपर में होते हैं और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। रीडिंग सेक्शन की बात करो तो रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो उस पैसेज के लिए आपको 10 क्वेश्चन उसके अंदर दिए रहेंगे, एक पैसेज दिया रहेगा, 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उस 10 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1-1 नंबर मिलेगा। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको जैसे एवरीडे या फिर डे टू डे लाइफ में, यानी आपके रोज़ की ज़िंदगी में जो इंग्लिश बोली जाती है, जो इंग्लिश सुनी जाती है, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर दिए होंगे। तो एक्चुअल पेपर में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। लास्ट में आएगा अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन यानी वो लोग जो कि टॉपर्स बने हुए हैं, यानी को हार्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन आएगा। तो इसके अंदर हार्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन का 2-2 नंबर आपको मिलेगा। अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कॉले क्वेश्चन, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर, एक पिक्चर से उसका वर्ड पता करना रहेगा, जैसे क्लास फर्स्ट में हमने किया था पिछले लेक्चर में। वर्ड्स रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रेजेस, ईडियम्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, वर्ड ऑर्डर, पंक्चुएशन, सिंपल टेंसेस। बहुत बड़ा लग रहा होगा बट इट्स सो इजी एट योर लेवल। सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सेक्शन 2 की अगर बात करो तो इसके अंदर आपको सर्च फॉर रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक स्टोरीज, शॉर्ट डायलॉग्स, एक्वायर बोर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड लुक फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन दिस शॉर्ट टेक्स्ट लाइक मैसेज, इन्विटेशन। ये सारा बेसिकली आपका सिलेबस है। अगर आपको क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको इस सिलेबस से ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 की बात करो तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड वेरिएशन इन फंक्शंस लाइक थैंकिंग, ग्रीटिंग, आस्किंग फॉर परमिशन, इंट्रोडक्शन। इन सारी चीज़ों मतलब ये सारी, अगर कोई किसी को धन्यवाद दे रहा है, ग्रीट कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है या अपने आप को ही इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सेक्शन 3 के लिए। और सेक्शन 4 की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस पूरे में आपने जितना सिलेबस पढ़ा है, इस सिलेबस के जो हार्ड क्वेश्चन होंगे आपको 4th सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब मेन बात आती है, सर जी कि अगर मैं क्वेश्चंस को सही से कर पा रहा हूँ तो मुझे सिलेबस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ। तो इस सैम्पल पेपर को आप देखिए, समझिए कि आप इस सवाल को कर पा रहे हैं या नहीं। पहला जो सेक्शन है वो है वर्ड एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज से। वर्ड एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज का जो सेक्शन है, इसमें पहला क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड विच स्पेल्ड करेक्टली। सिंपल बात है भाई, वर्ड नॉलेज, अगर आपको शब्दों की नॉलेज पता होनी चाहिए तो आपको उसकी स्पेलिंग की भी पता होना चाहिए। तो सिनेमन है ना, सिनेमन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर बताया कि अगर सिनेमन की बात हो रही है तो पहले एस तो कतई नहीं होना चाहिए, तो ए भी गलत हो गया। दूसरा वाला मुझे सही लग रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ। तीसरा कह रहा है सिन्नामन, ये देखो भैया डबल एन आ गया, तो यहाँ पर भी ये गलत हो गया। और डबल एन भी, और डबल एन तो है कोई बात नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर मॉम है, सीना मॉम है, ये सीना मॉम तो नहीं भैया, हमको सिनामन के बारे में पता करना है, तो सी भी गलत हो गया। और सिनामुन है तो सिनामुन है, तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो सिनामुन है यही केवल सिनामन जो है यही केवल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। नीचे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है। कौन सा है वर्ड? वो वर्ड है सफारी। अब सफारी जो है एक्चुअल में क्या है? क्या सफारी कोई एडजेक्टिव है? क्या किसी नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है या किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? नहीं सर जी, एडजेक्टिव नहीं है।
सफारी क्या कोई नाउन है? हाँ सर जी, सफारी किसी चीज़ का मुझे नाम लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सफारी एक तरह का नाउन है। क्या ये कोई वर्ब है? वेंट यानी जाना तो एक वर्ब है, लेकिन सफारी कोई वर्ब नहीं है। क्या कोई कंजंक्शन है? नहीं सर जी, ये तो कोई कंजंक्शन भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। नीचे आपको एक सेंटेंस दे रखा है और इस सेंटेंस के 4 पार्ट कर रखे हैं। पहला है आपका ये वाला पार्ट, दूसरा होगा आपका ये वाला पार्ट, तीसरा होगा आपका कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट में आपकी सेंटेंस को डिवाइड कर रखा है। तो इसमें बताओ किस वाले पार्ट में एरर है, और अगर कोई एरर नहीं तो आप ऑप्शन नंबर डी नो एरर को भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि रितिका ऑलवेज चूज़ द हॉलीडे डेस्टिनेशन। रितिका को जब भी छुट्टी मिलती है वो अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन को चूज़ कर लेती है कि हाँ भैया इस छुट्टी मुझे यहाँ घूमने जाना है। तो यहाँ अगर इस सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपको टेंस की थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी नॉलेज होगी, तब आपको पता होगा कि रितिका क्या है? रितिका कोई सिंगुलर पर्सन है, यानी किसी पर्सन का नाम है। तो IVU नहीं, ही IV और ही शी, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये सब हटाओ तुम, ये बस इतना समझो कि जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, जो सिंगुलर नाउन है या फिर किसी का नाम है, उसके साथ अगर प्रेजेंट टेंस में है तो चूजेस आता है भैया, चूज़ नहीं आता। या फिर मतलब कोई जो वर्ब होता है ना, उसके साथ ES लगा रहता है, वर्ब में ES लगा रहता है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया है कि रितिका जबकि एक सिंगुलर है तब भी यहाँ पर इन्होंने चूजेस ना लिखकर चूज़ लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो चूज़ है यही वाला गलत है। यहीं पर ये गलत है, यहाँ पर रितिका ऑलवेज चूजेस रहना चाहिए था, यहाँ पर केवल चूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है कि रोहन क्या करता है जब भी साइकिल चलाता है? वो एक चीज़ पहनता है। अब इसको आप अपने दिमाग में, एक छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे की तरह समझिए कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आप साइकिल से गिर गए, तो इनमें से आपको कौन सी चीज़ बचा सकती है? क्या आपने साइकिल चलाते समय अगर कोई टोपी पहन रखी होगी तब वो आपके सर को बचा पाएगा? नहीं सर जी, नहीं बचा पाएगा। अगर आपने कैप पहन रखी है भैया, तो क्या कैप आपके सर को बचा सकती है? नहीं सर जी, वो भी नहीं बचा सकती। अब बात करते हैं टर्बन की, तो क्या टर्बन बचा सकती है? हाँ सर जी, थोड़ा सा बचा सकती है, लेकिन वो भी उतना नहीं बचा सकती जितना हमें एक हेलमेट बचा सकता है। तो आपको साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारा राहुल है या हमारा जो रोहन है, ये भी साइकिल चलाते समय ये भी क्या पहनता है? ये भी हेलमेट ही पहनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है रीडिंग का सेक्शन। नाम ही रीडिंग है, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा। आपको एक पैसेज मिलेगा और ये पैसेज क्लास वाइज मुश्किल होता जाता है। तो आपकी क्लास थोड़ी सी एवरेज है, तो इसीलिए आपको एक एवरेज सेंटेंस दे रखा है, आपको एक एवरेज पैराग्राफ दे रखा है। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़िए। ये पैराग्राफ क्या है? ये पैराग्राफ एक कहानी है। तो इस कहानी को आप पढ़िए, समझिए, और इस कहानी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी को आपको सॉल्व करना है। लाइक योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, आपके स्कूल में जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है वहाँ पर भी सवाल ऐसे ही बनते हैं ना। आपको एक कहानी दी रहती है, उस कहानी को पढ़कर उसका सवाल उत्तर देना रहता है, जवाब देना रहता है। तो उसका जवाब दीजिए। तो कहानी क्या कह रही है? कहानी कह रही है कि एक गरीब क्या था? एक गरीब पॉटर था। पॉटर कौन होता है? पॉटर वो होता है सर जी बेसिकली जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको आप पॉटर कहते हैं। तो एक समय की बात है, एक गरीब पॉटर रहा करता था एक छोटे गांव में। एक समय की बात है, एक गरीब पॉटर रहा करता था। एक दिन क्या हुआ, वो पॉटर जो था ना, वो जा रहा था कहीं, और एक्सीडेंटली यानी सडनली, यानी अचानक से या गलती से वो क्या गिर गया? वो एक डिच में गिर गया। डिच यानी क्या? डिच यानी होता है गड्ढा। वो एक गड्ढे में गिर गया। लो भैया, जो हमारा वो क्या था, जो हमारा पॉटर था, एक गड्ढे में गिर गया और उसको क्या लग गई? चोट लग गई। अब मज़े की बात यह है कि इसको जो चोट लगी वो कहाँ पर लगी? इसको चोट लगी इसके सर पर। फोरहेड यानी माथा होता है। माथा आपको पता है ना, जहाँ पर आप लोग चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको माथा कहते हैं। तो क्या लगी? या फिर मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ, ये जो हमारा रोहन है, इसके रोहन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सर का ये वाला पार्ट क्या है? माथा है। ठीक है, तो इसके माथे पर क्या लग गई? इसको चोट लग गई। और चोट में क्या हुआ? एक बिग स्कार आ गया। स्कार यानी होता है घाव। स्कार यानी घाव। अब ये घाव कैसा था? स्कार बेसिकली स्पेशल तरीके का घाव होता है। जैसे वुंड मतलब भी घाव होता है ना, WOUND, वुंड मतलब भी घाव होता है। लेकिन स्कार क्या होता है? स्कार जैसे अगर आपको बेसिकली कोई जैसे धारदार चीज़, जैसे चाकू, तलवार, इस तरीके की चीज़ों से मारने पर, या फिर आपको जब चाकू लग जाती है तो एक लंबा सा निशान नहीं बन जाता आपके शरीर पर, उसको स्कार कहते हैं। तो जब ये गिरा तो इसके फोरहेड पर, इसके माथे पर एक बड़ा सा स्कार पड़ गया।
अब ये पॉटर क्या हुआ, जब इसका जो गांव था कुछ समय बाद इसके गांव पर एक बड़ा सा फमाइन आ गया। फमाइन क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर आप कह सकते हैं। मैं केवल डिज़ास्टर लिख देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि फेमाइन मतलब क्या होता है। नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुछ ऐसे डिज़ास्टर जो कि नेचुरली होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई होगी, बाढ़ आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा या खाने को नहीं होगा, इस तरीके का कोई नेचुरल फेमाइन आ गया जिसके कारण इसको अपना गाँव छोड़कर जाना पड़ा। अब ये पॉटर अपना गांव छोड़कर जब चला गया तो ये किसी दूसरे गांव में गया, और उस गांव के राजा में लकीली यानी इसका भाग इतना अच्छा था कि उसी गांव जिस गांव में गया उस गांव के राजा के यहाँ इसको काम मिल गया। अब राजा इसको देखता, जब राजा इसको देखता तो इसके चेहरे पर जो, इसके सर पर जो स्कार था, इसके सर पर जो घाव था, उसको देखकर इसको ऐसा लगता कि यार इसके सर पर जो घाव है कोई मामूली घाव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वॉरियर है, ये एक योद्धा है, यानी ये कोई युद्ध लड़ने गया था और उसी युद्ध लड़ते समय इसके माथे पर तलवार लग गई। इसी कारण से क्या हो गया, इसी कारण से इसको ये क्या है, इसी कारण से क्या है भैया, इसके चेहरे, इसके जो माथा है उस पर घाव है। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे आप किसी, मान लो किसी आदमी ने खाकी कलर का, यानी किसी आदमी ने येलो कलर का कपड़ा पहन रखा है, बिल्कुल पैंट शर्ट पहन रखी है, और दूर से आप उसको देखेंगे तो आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि ये पुलिस वाला है। उसी तरीके से किंग को पता तो था नहीं कुछ इसके बारे में, उसको बस इतना पता था कि जिसके देखा उसने किसके माथे पर घाव है तो उसको लगा कि ये एक वॉरियर है। अब ये क्या करने लगा, अंदर ही अंदर इसको लगने लगा कि यार मुझे तो बहुत बड़ा वॉरियर मिल गया है, वो भी एक इतने छोटे दाम पर। तो ये क्या सोचने लगा, ये सोचने लगा भाई जो इतना अच्छा वॉरियर मुझको मिल गया तो इसकी मैं यूज़ ज़रूर करूँगा, यानी जब भी अगर मेरा किसी के साथ युद्ध हुआ तो मैं इसको सबसे आगे खड़ा करूँगा, मुझे लगता है जिता देगा। तो इसीलिए इनडायरेक्टली जो राजा था वो क्या करने लगा, वो पॉटर की बड़ी रिस्पेक्ट करने लगा। बड़ा पॉटर जो हमारा पॉटर था उसको बड़ी इज्जत देने लगा, और उसको क्या कर लिया, उसको अपने उसका जो कोर्ट था यानी उसका जो दरबार था उसने उसको एक प्रोमिनेंट यानी प्रेस्टिजियस मतलब भी आपको नहीं पता होगा, मतलब जैसे फेमस नहीं कह सकते, प्रोमिनेंट मतलब जैसे होता है कि एक बेसिकली जैसे आपके, अगर आप किसी शहर में हैं तो आपके यहाँ के जो मान लीजिए हमारे सीएम साहब हैं, है ना, तो ये क्या है, सीएम साहब का जो पद है या फिर कोई डीएम है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, वैसे आपको ये भी नहीं पता होगा, क्लास सेकंड में ही आप, मतलब कोई भी अगर एक बड़े पद पर अगर आदमी है, किसी कंपनी का मैनेजर है, किसी कंपनी का ओनर है, तो उसका जो पद है, उसका जो स्टेट है जहाँ पर वो बैठा हुआ है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टेट है, यानी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जगह है। ठीक है, तो राजा ने क्या किया, राजा ने उसको अपने दरबार का बड़ा रिस्पेक्टफुल मेंबर बना लिया। ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा वॉरियर है और उसको रिस्पेक्ट भी देने लगा। और ऐसा ही हुआ भाई, कुछ महीने बाद राजा की एक जगह से लड़ाई हो गई। अब राजा बिल्कुल निश्चिंत, राजा को क्या लगा, राजा बिल्कुल निश्चिंत, और राजा को ऐसा लगा कि भाई अब तो ये मुझको जिता देगा। तो जैसे ही लड़ाई हुई राजा ने बड़ी ही ज़्यादा घमंड में आया और उसने क्या किया, जैसे ही एनिमीज़ ने, जैसे ही दुश्मनों ने इसके ऊपर आक्रमण किया, राजा ने उसको कहा पॉटर को कि जाओ और मेरी ये जो हज़ारों की आर्मी है इसको तुम लीड करो। अब भैया पॉटर की तो हवा उठ गई। पॉटर कह रहा है कहाँ मैं मिट्टी के बर्तन बना रहा था, कहाँ है मुझको इतनी बड़ी आर्मी को लीड करने को कह रहा है, यानी इसका नेतृत्व करने को कह रहा है। तो वो एकदम से डर गया और पॉटर ने उसको कहा, उसको सच बता दिया, कहा कि अरे सर जी आपको क्या लगा कि ये मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूँ, नहीं मैं तो गड्ढे में गिरा था, इससे मेरे ऊपर ऐसा हो गया। और जब तक राजा को गुस्सा आता या कुछ उसको होता तब तक वो भाग लिया, तब तक पॉटर लेफ्ट द किंगडम। पॉटर ने क्या किया, उस राज्य को ही छोड़कर पॉटर भाग गया, और जो हमारा राजा था वो शर्म के मारे रह गया, एम्ब्रेस्ड यानी सेम, यानी उसको क्या होने लगी, वो बहुत ज़्यादा शर्मा के रह गया कि यार मैं कितना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस गिरा हुआ है कि मैंने एक पॉटर को एक वॉरियर समझ लिया। समझ गया आपको कहानी। अब इसी पर बेस्ड सवाल करना शुरू करो। तो कह रहा है कि जब जो हमारा पॉटर था वो किंग के किंगडम में आया तो किंग ने उसको क्या मान लिया, किंग ने उसको वॉरियर मान लिया सर जी। किंग ने समझा कि इसका जो चेहरे पर निशान है तो एक वॉरियर के ऊपर ही हो सकता है, तो इसने उसको एक वॉरियर मान लिया। वॉरियर आपको पता है ना, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, है ना, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, यानी जो युद्ध लड़े। उसके बाद कहता है द सिनोनिम ऑफ एम्ब्रेस्ड। लास्ट में क्या कह रहा है कि राजा हमारा शर्मा के रह गया, तो एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्माना यानी सेम। तो सिनोनिम मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है उसी का सेम, यानी अगर मान लीजिए गुड है, ठीक है, गुड यानी अच्छा, और बेटर माने भी अच्छा, ठीक है, गुड माने भी अच्छा, बेटर माने भी अच्छा। तो ये क्या है, और तो ये दोनों शब्द जो ऐसे हैं, ये दोनों शब्द आसपास के ही, यानी गुड और माने अच्छा और बेटर माने अच्छा, यानी गुड और बेटर एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो यानी अगर किसी वर्ड का सिनोनिम पूछे तो आपको उस वर्ड की तरह जो अर्थ दे उसको आपको बताना है। और अगर किसी वर्ड का अपोजिट पूछे तो अब आप बड़े हो गए हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा कि गुड का अपोजिट बताओ, आपसे पूछ सकता है कि गुड का एंटोनिम बताओ, एंटोनिम
पूछेगा कि गुड का एंटोनिम बताओ, तो एंटोनिम और अपोजिट मतलब सेम ही चीज़ होती है। चाहे आप गुड का अपोजिट पूछता तो आप क्या लिखते, सर जी मैं तो बैड लिखता, तो एंटोनिम में भी बैड लिख कर चले आना। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है द सिनोनिम ऑफ एम्बेरेस्ड इज़, जब अगर कोई शर्मा गया है तो उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका पर्यायवाची हिंदी में इसको कहते हैं, तो उसका जो सेम अर्थ क्या होगा। तो भैया मुझे लगता है कि सेम जो हमारा क्या है हेल्दी, क्या अगर कोई शर्मा गया है और एक आदमी हेल्दी है तो इसका कोई मेल बैठ रहा है, नहीं सर जी। एक शर्मा गया दूसरा घमंडी है, इसका भी कुछ नहीं बैठ रहा। एक शर्मा गया दूसरा खुश है, इसका भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। एक शर्मा गया है और दूसरा अशेम्ड है, यानी वो भी शर्मा गया है, तो दोनों लोग शर्मा गए हैं, यानी एम्ब्रेस्ड और असेम्ड ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है आपका थर्ड सेक्शन जो कि है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, यानी आपके डे टू डे लाइफ से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो राम क्या कहता है, राम कहता है कि वॉज सीना हैप्पी वैन सी रिसीव्ड द न्यूज़, सीना को कोई न्यूज़ मिल गई, सीना को कोई खबर पड़ी। अब जो राम है वो जॉय से पूछता है कि हे जॉय, जब सीना को ये खबर पता चली तो क्या सीना दुखी हो गई। तो यहाँ पर कहता है जॉय नो नहीं, वॉज सीना हैप्पी नहीं, तो क्या कहता है क्या सीना खुश हो गई, तो जॉय कहता है नो नहीं। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है कि नहीं के आगे क्या लिखना चाहिए जॉय को। तो इमेज में आपको दिख रहा है कि ये जो हमारी सीना है ये दुखी है, यानी यहाँ पर कुछ दुखी से ही रिलेटेड आएगा। तो कह रहा है कि नो शी वॉज नॉट, नहीं वो खुश नहीं थी। हाँ सर जी मुझे तो यही सही लग रहा है, आगे का लेकिन देख लो। कह रहा है कि नो शी वॉज, नहीं वो थी, क्या थी, खुश थी, नहीं भैया खुश नहीं थी, हमें इमेज में दिख रहा है कि ये दुखी है, तो ये गलत हो गया। नो शी हैज़, नहीं वो हो चुकी थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, वो थी ना थी ऐसा बनना चाहिए। नो शी हैज़ेंट, नहीं वो नहीं हो चुकी थी, ऐसा भी नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नो शी वॉज नॉट, नो शी वॉज नॉट कि जब उसको खबर पता चली तो वो खुश नहीं थी बल्कि उल्टा दुखी हो गई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक टीचर है, टीचर को एक डब्बा उठाना है और उस डब्बे को उठाने के लिए अपने स्टूडेंट से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। बच्चा कहता है बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। तो अगर इन सारे वर्ड्स को आप यहाँ पर रख कर इसका मीनिंग बनाओगे तभी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कह रहा है कि टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा ए नीड लिख दो, चलो मैंने लिख दिया। नीड का मतलब क्या होता है कि तुम्हें ज़रूरत होनी चाहिए, है ना, यानी ज़रूरत हो। अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम कहोगे मुझे इस चीज़ की नीड है। तो क्या मैम ऐसे कहेंगे कि तुम्हें इस डब्बे को उठाने में मुझे मेरी ज़रूरत करनी चाहिए, तो ज़रूरत का तो कोई अर्थ नहीं बन रहा बच्चा। उसके बाद आता है कि हैव, सी यानी हैव, तो क्या कर चुके हो, यानी क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद कर चुके हो। अगर कर चुका होता तो श्योर क्यों बोलता भाई, उसको करनी है भी, इसलिए हैव भी नहीं होगा। क्या वो डेयर है, ऑप्शन नंबर बी डेयर। डेयर यानी क्या होता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। तो क्या मैम ऐसे कहेंगे कि क्या तुम इस बॉक्स को उठाने में जो मेरी मदद है ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत है, तो मैम है भाई तुम्हारी दोस्त नहीं है जो कहेंगी तेरी हिम्मत कैसे हुई, है ना। मैम क्या कहेंगी, मैम कहेंगी कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो। कुड का मतलब क्या होता है सकना, तो क्या तुम इसको उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो बच्चा कहेगा श्योर मैम बिल्कुल मैं आपकी मदद कर दूंगा। अब बढ़ते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ जो कि है अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन। हार्ड नहीं है, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। नीचे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, द रूड बॉय वाज डैश टू हिज अंकल। एक रूड बॉय है, रूड यानी आप कह सकते हैं नॉटी, नॉटी तो अच्छा हो जाएगा, शैतान, ठीक है ना, रूड यानी शैतान, नॉटी भी कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि रूड यानी डिसरिस्पेक्टफुल, रूड यानी डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कोई ऐसा बच्चा जो किसी की रिस्पेक्ट ही ना करे तो आप उस बच्चे को रूड कह सकते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रूड बॉय था उसका वो अपने अंकल से क्या था, तो क्या वो अपने अंकल से डिसरिस्पेक्टफुल था, क्या वो अपने अंकल की रिस्पेक्ट नहीं करता था। हाँ भाई रूड बॉय है तो अपने अंकल की रिस्पेक्ट क्यों ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। लेकिन आगे का देख लो, तो कह रहा है क्या वो अपने अंकल से रिस्पेक्टेड का, क्या वो अपने अंकल की रिस्पेक्ट करता था। ये आंसर हो सकता था कब, ये आंसर तब हो सकता था जब वो डायरेक्ट लिख देते द बॉय वाज टू हिज अंकल, जो बॉय था वो क्या था अपने अंकल से। तो ऐसा इस समय हम समझ सकते थे कि बच्चा क्या था, बच्चा रिस्पेक्टफुल भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि ये जो बच्चा है ये तो रूड है, तो रूड बच्चा कभी रिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डिलाइटेड, क्या जो बच्चा अपने चाचा से खुश है, तो रूड बच्चा कभी खुश भी नहीं हो सकता भाई, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। और क्या जो बच्चा है वो अपने चाचा से शर्म करता है, तो क्या भाई कोई रूड बच्चे के अंदर कोई सी तरह की शर्म होती है, तो ये भी नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए ही हमेशा सही रहेगा। अलाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द एब्सकॉन्ड। मैंने आपको बताया था सिनोनिम का मतलब क्या होता है, जिन दोनों का मतलब सेम हो, जब दोनों का मतलब सेम हो तो वो क्या हो जाएगा, एब्सकॉन्ड हो जाएगा। तो एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना,
कैसे फ़रार होना, जैसे कोई चोर आया, मैं इसको लिख देता हूँ फ़रार होना, फ़रार होना, ठीक है, फ़रार होना। या फिर इस्केप आप कह सकते हैं, इस्केप, इस्केप भी एक तरीके का क्या है, इस्केप भी आप क्या कह सकते हैं कि इस्केप भी क्या है, सिनोनिम है एब्सकॉन्ड का, ठीक है। तो चाहे फ़रार होना चाहे इस्केप होना, ये दोनों क्या हैं, एब्सकॉन्ड के सिनोनिम हैं। लेकिन अब फ़रार होना क्या होता है, जैसे मान लो भाई आपके घर पे चोर आ गए, या फिर आपके घर पे कोई चोर है, उनके चोरों के घर पर पुलिस आ गई, तो चोर क्या हो जाएंगे, अपने घर से फ़रार हो जाएंगे, यानी भाग जाएंगे। तो जो अप्लाई यानी किसी चीज़ को लगाना, क्या ये फ़रार होने का सिनोनिम है? नहीं भैया। फ्ली यानी उड़ जाना यानी भाग जाना। तो क्या ये है? हाँ सर जी, मुझे तो यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ड्वेल का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करो कि ड्वेल का मतलब क्या होता है। सेटल का मतलब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताना। तो क्या ये दोनों सही हैं? नहीं सर जी, ये भी नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी फ्ली ही सही है। तो ये था आपकी आज की क्लास का कंटेंट। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी मैं इस समय आपके सैम्पल पेपर्स को बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि बड़ी क्लास वाले बच्चों के लिए तो थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन छोटी क्लास वाले बच्चों के लिए पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रहा है। तो अगर आप लोग इस मुश्किल पेपर को भी क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसके लिंक ये सभी क्लास के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए और सभी ओलंपियाड के लिए अवेलेबल है। प्राइस है केवल 1000 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए ड्वेल और सेटल का मतलब कमेंट सेक्शन में, शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड पेपरिंग दोस्तों को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।